जाति वर्ग विशेषों का रिप्रेजेंटेशन है। तो जो सोशल जस्टिस की अवधारणा साकार करने का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट देता है, तो इस प्रकार से जो पब्लिक फंड है, पब्लिक मनी है, क्योंकि एडवोकेट जनरल स्टेट का लॉ ऑफिसर होता है, पब्लिक चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिसर होता है, और उस विभाग में जब तक सभी जाति वर्गों के लोगों का रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित नहीं होगा, तब तक सोशल जस्टिस की अवधारणा को हम साकार नहीं कर सकते। हाल ही में ऐसे कई मुकदमे आए हैं कि कोई भी गवर्नमेंट रिजर्वेशन पॉलिसी बनाती है एससी एसटी के फेवर में, और उस पॉलिसी को हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाता है, तो जो एक जाति वर्ग के विशेष के लोग जो हमेशा आरक्षण का विरोध करते आ रहे हैं, वो इसमें पक्ष नहीं रखते, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से इस कम्युनिटी के खिलाफ ऑर्डर हो जाते हैं और बोल देते हैं हाई कोर्ट से ऑर्डर हो गया, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हो गया। ये तो एक पक्ष है ही, साथ में दूसरा पक्ष ये भी है कि अगर एडवोकेट हमारे डिप्राइव सेक्शन से बनेंगे नहीं तो वो अपेयर नहीं कर पाएंगे कोर्ट के सामने, क्योंकि जो जजेस का अपॉइंटमेंट का जो प्रोसीजर है वो कोलेजियम सिस्टम है, थर्ड जजेस बात की बात में, तो जो अपेयर ही नहीं कर पाते तो कोलेजियम उनको रिकॉग्नाइज नहीं करता। इस कारण से इस वर्ग का रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल नगण्य है। ये प्रोसेस है, स्टार्ट है, लोग मैंने एक तरीके से भागीदारी की इस जुडिशियल प्रोसेस में। अगर गवर्नमेंट एडवोकेट इस सेक्शन से बनेंगे तो वो आगे चल के जज भी बनेंगे। तो ये एक शुरुआत कह सकते हैं, जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेप लिया है, ये वाकई में एक पॉजिटिव स्टेप है, और ये प्रियम्बल को फॉलो करते हुए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल को फॉलो करते हुए स्टेप लिया गया है। इसके लिए हम लोग जितना धन्यवाद दें सुप्रीम कोर्ट का उतना कम है। आज हमारे साथ में एक अधिवक्ता मौजूद है, नितिन मेश्राम जी, जो कि सोशल मूवमेंट की लड़ाई बहुत ही लंबे समय से लड़ते आ रहे हैं, और जो कॉलेजियम सिस्टम है उसके बारे में उन्होंने काफी इसमें मूवमेंट छेड़ के रखा है। तो मैं चाहूंगा कि आप नितिन मेश्राम जी को भी सुने, उनका इस बारे में क्या भी। सबसे पहले तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का और रामेश्वर प्रसाद ठाकुर साहब जो सीनियर एडवोकेट है, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने इस मूवमेंट को काफी बड़े पैमाने पर यहाँ लाया है और सुप्रीम कोर्ट से इस बात को मनवाया है कि एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन एससी एसटी ओबीसी का हर इस्टेब्लिशमेंट में होना चाहिए, और एडवोकेट जनरल के ऑफिस में तो होना ही चाहिए। इसके 3 परिणाम होंगे। पहला कि आपके एडवोकेट जनरल के ऑफिस में आपके वकील होंगे, तो आपके केसेस जाते हैं इस देश में एससी एसटी ओबीसी 85% लोग हैं, तो उनकी केसेस तो कोर्ट में रहती है, तो उनके केसेस पर सीरियसली डिबेट हो सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन आएगा, तो रिप्रेजेंटेशन से बदलाव आता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि आपके वकील कोर्ट में दिखाई देंगे। तो कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू जो जजों की नियुक्ति होती है वो बहुत सीरियस मैटर है, हम लोग इसके ऊपर कभी बात करेंगे। तो कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू जो जजों की नियुक्ति होती है, हमने ये देखा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो गवर्नमेंट एडवोकेट्स होते हैं उनकी नियुक्ति होती है, और बार से जो है गवर्नमेंट एडवोकेट्स को ज्यादा प्रीफर करते हैं फॉर व्हाट एवर रीजंस बहुत है। तो इसमें आपके जजों की नियुक्ति के लिए ये एक फाउंडेशन लेट डाउन किया है, और इस जजमेंट से यदि इससे रिप्रेजेंटेशन बढ़ता है तो आने वाले 10 से 15 सालों में आप देखेंगे कि जो जुडिशियरी एकदम जातिवादी बनी हुई है उसमें काफी बड़ा बदलाव आएगा। आपको एससी एसटी ओबीसी और महिला जजेस दिखाई देंगे। थैंक यू सो मच। जी, विनायक प्रसाद साहिबी हैं जो आज के इस मैटर में पहली भी कर रहे थे और माननीय सुप्रीम कोर्ट में मौजूद भी थे, तो उनका भी आप वक्तव्य सुनाएं। साथियों, आज जो अपना मामला था एसएलपी सुप्रीम कोर्ट के बेंच नंबर 5 का कोर्ट नंबर 5 में जो लिस्टेड था आइटम नंबर 35 पर, उसमें जो माननीय हाई कोर्ट ने जिसको सिंगल बेंच ने और डिवीजन बेंच ने आरक्षण को लागू नहीं किया, यह कहते हुए कि कंटेक्चुअल अपॉइंटमेंट है, और दूसरे कानून जजमेंटों का हवाला दिया है जिन जजमेंटों में मध्य प्रदेश के कानून का व्याख्या ही नहीं किया गया है, जो मध्य प्रदेश के कानून से संबंधित ही नहीं थे। वास्तव में जो महाधिवक्ता कार्यालय में रिप्रेजेंटेशन की मांग है, यह लोकतंत्र की जो हमारे संविधान की
बेसिक अवधारणा है उसको पूरा करने का मामला है। और संविधान में जो सामाजिक न्याय का उद्देश्य दिया गया है, जिसको पूरा करने के लिए संविधान लिखा गया है, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जरूरी है जब सरकार के हर एक विभाग में सभी वर्गों के लोग होंगे, तभी यह सुनिश्चित हो सकेगा कि सब लोग मिलकर सरकार चला रहे हैं, कोई एक जाति विशेष या एक समुदाय विशेष के लोग सरकार नहीं चला रहे हैं। तो जो रिजर्वेशन का मामला है, चाहे किसी भी विभाग में हो, चाहे एडवोकेट जनरल ऑफिस में हो या सरकार में हो, या जहां भी सरकार के द्वारा काम किए जा रहे हैं, जहां भी सरकारी फंड लगते हैं, वहां पर सभी जगह में सरकार के कार्य होते हैं और वो सरकार के कार्यों में सभी वर्गों का भागीदारी होना चाहिए, तभी लोकतंत्र होगा। अगर सभी वर्गों में भागीदारी नहीं होगी तो जो हमारा संविधान लागू होने के पूर्व जो संविधान व्यवस्था था कि एक जाति विशेष के लोग ही देश चलाते थे और उन्हीं को पढ़ने का और सरकार चलाने का जाति विशेष के आधार पर होता था, वैसी व्यवस्था कहीं न कहीं रूप धारण कर लेगी। तो ऐसा नहीं हो, उस व्यवस्था को जिसको हमारे संविधान निर्माताओं ने खत्म करके और लोकतंत्र और गणराज्य स्थापित किया है, उसको फलीभूत करने के लिए आवश्यक है। आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया और सरकार ने इससे जानकारी मांगी है कि आप जो है ओबीसी, एससी और एसटी के कितने वकीलों को महाधिवक्ता कार्यालय जो है उसमें नियुक्त किया है, उसके डाटा 2 सप्ताह में भेज देते हैं। जी धन्यवाद।